अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है पेजिंग। लेकिन पेजिंग से पहले मैं इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में जब हम बात करते हैं पार्टीशनिंग की, तो हम दो तरह की पार्टीशनिंग की बात करते हैं, फिक्स साइज पार्टीशनिंग और डायनामिक पार्टीशनिंग। अब फिक्स साइज पार्टीशनिंग क्यों फेल हो गई? क्योंकि इसके बाद आने वाली जितनी भी एम्बिग्विटीज़ थी ये उसे डील नहीं कर सकता था, जैसे कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। डायनामिक पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से डील करने के लिए कंपैक्शन के नाम से एक टेक्निक थी, लेकिन ये टेक्निक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पर जाकर फेल हो गई क्योंकि सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते थे। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। तो ये होती क्या है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बेसिकली हार्डवेयर लेवल पर अकर होती है, और ये तब अकर होती है कि जब एक मेमोरी फिक्स्ड साइज पार्टीशंस पर डिवाइडेड होती है और ऐसा कोई प्रोसेस आ जाता है जो मेमोरी से ज़्यादा बड़ा होता है। अब इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक टेक्निक बेस्ट फिक्स ब्लॉक के नाम से बनाई गई, जिसमें उन्होंने ये किया कि बड़े बड़े मेमोरी के ब्लॉक्स बना दिए फिक्स साइज, जिसमें जितना मर्जी बड़ा डेटा आ जाए मेमोरी उसे आराम से डील कर लेती थी और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस रिड्यूस होते गए। अब ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में किस वजह से फेल हो गई? क्योंकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब अकर होता है जब एक मेमोरी वेरिएबल साइज पार्टीशंस पे डिवाइडेड होती है, दैट टू बेस्ड ऑन द साइज ऑफ अ प्रोसेस। अब इसमें मसला ये था कि एक प्रोसेस बिलफर्ज आप ये कह लें कि 4 KB का एक प्रोसेस रन कर रहा है, उसके बाद एक 6 KB का प्रोसेस भी रन कर रहा है। अब यहाँ पे कोई हो सकता है बहुत ही माइन्यूट स्पेस रह गई हो जो किसी भी प्रोसेस को सर्व करने के काबिल ना हो, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस रन कर रहे हो जिनके दरमियान में या आगे पीछे कहीं पे ऐसी स्पेस अकर कर रही हो जो किसी भी तरह के प्रोसेस को सर्व नहीं कर सकती। इस एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए कोई भी टेक्निक नहीं थी, और जब तक एक प्रोसेस पूरी तरह रन होकर एग्जीक्यूट नहीं कर जाता था तब तक अगला प्रोसेस उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता था। इन टेक्निक्स को या इस एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए 2 टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, पेजिंग और सेगमेंटेशन की। अब पेजिंग क्या है? पेजिंग बेसिकली एक ऐसा स्टोरेज मैकेनिज्म है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है कि वो सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में कोई प्रोसेस रिट्रीव कर सके। किस फॉर्म में? पेज की फॉर्म में। अब पेज क्या होता है? ये एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस होती है जो फिक्स्ड साइज ऑफ ब्लॉक्स में बटी हुई होती है, और इसके पैरेलल एक चीज़ चल रही होती है जिसे फ्रेम्स कहते हैं। होती वो भी फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स ही है, और उसके लिए ज़रूरी है फिक्स्ड साइज ऑफ ब्लॉक्स होना, लेकिन वो फिजिकल एड्रेस स्पेस या फिजिकल एड्रेस मेमोरी होती है। अब इनका साइज इक्वल होना क्यों ज़रूरी है? जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैसे अकर करती थी, उसमें क्या आता था मसला कि माइन्यूट स्पेसेस बच जाती थी। तो अगर पेज साइज और फ्रेम साइज इक्वल होगा तभी ये पॉसिबल है कि कोई भी स्पेस एक्सटर्नली ना बचे और जितना प्रोसेस हो उतनी ही पेज साइज आए और वो अपना काम फ्रेम में करके और उस टाइम फ्रेम में ख़त्म करके और चला जाए। इसलिए पेज साइज और फ्रेम साइज को इक्वल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ख़त्म किया जा सके। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है नॉन कंटिगस। तो नॉन कंटिगस क्या होता है? नॉन कंटिगस बेसिकली ऐसा वर्चुअल स्पेस क्रिएट करना रैम के थ्रू कि जब रैम आपकी इतनी ज़्यादा स्पेस की हामिल नहीं है तो आप उसमें एक वर्चुअल एरिया क्रिएट कर देते हैं जहां यूज़र जितना मर्जी बड़ा प्रोग्राम रन कर रहा है, जैसा मर्जी प्रोसेस रन करे, वो कभी भी डिले का शिकार ना हो और उसे कभी भी स्पेस में एरर ना आए। इससे CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज होती है और यूज़र को उसे यूज़ करना भी आसान होता है। ये इसका थियोरेटिकल पार्ट था। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि पेजिंग काम करती कैसे है। यहाँ पे मेन मेमोरी के फ्रेम लिया गया है 16 KB का, और उसमें ये चीज़ रखी गई है कि हमने उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस बना दिए हैं जस्ट टू एक्सप्लेन दिस 4 KB के, और उन्हें A, B, C और D का नाम दे दिया। अब क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो ये अल्फ़ाबेटिकली ही सेट होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई प्रोसेस ऐसा हो जो बहुत डिले से एग्जीक्यूट हो क्योंकि उसके अंदर कोई बड़ा प्रोसेस रन कर रहा है, और कोई ऐसे होगा जो नैनो सेकंड्स में या माइनर सेकंड्स में अपना काम ख़त्म करके चला जाएगा। तो वो कोई भी स्पेस
रैंडमली खाली नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसने जितने स्पेस में काम किया होगा वो उतनी ही स्पेस खाली छोड़कर जाएगा, ताकि नए आने वाले प्रोसेस के लिए जगह हो जाए। अब इनको अल्फ़ाबेटिकली हमने रैम में फ्रेम साइज के अंदर सेट कर दिया। चूँकि पेज साइज और फ्रेम साइज सेम थे, इसलिए वो एग्जैक्ट सेट हो गए। अब जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि इनमें से हो सकता है कोई प्रोसेस डिले पे एग्जीक्यूट करे, कोई जल्दी एग्जीक्यूट कर जाए। तो अब होगा ये कि प्रोसेस बी और डी फॉर इंस्टेंस जल्दी एग्जीक्यूट होने वाले थे, तो वो अपना काम खत्म करके चले गए हैं। अब ए और सी रह गए, इनके प्रोसेसेस डिले हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी मेमोरी स्पेस रैंडमली खाली नहीं छोड़ी हुई, बल्कि ए के बाद भी 4 KB की स्पेस है और सी के बाद भी 4 KB की स्पेस है। इट मीन्स कि अगर कोई भी ऐसा डेटा हमारे पास या कोई भी ऐसा प्रोसेस हमारे पास आ जाता है जिसको 4 KB, 2 KB, 8 KB की स्पेस चाहिए, तो वो यहाँ पे आराम से एडजस्ट हो सकते हैं बाय स्प्लिटिंग एंड स्वैपिंग। अब जैसे यहाँ पे इंस्टेंस प्रोसेस ई आया है, अब प्रोसेस ई के 8 KB है, तो हम उनको स्प्लिट कर सकते हैं। रैम उनको बड़ी इजीली स्वैप भी कर सकती है और स्प्लिट भी कर सकती है। तो वो स्प्लिट करके उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि प्रोसेस ए और प्रोसेस सी तो अलग अलग हैं और प्रोसेस ई पूरा एक प्रोसेस है, उसको स्प्लिट कर दिया गया है। तो जब उसे CPU कॉल करेगा तो उसके लिए उसको ढूंढना या उसको फैच करना इन कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज मुश्किल होगा। तो हम एक लॉजिकल मेमोरी में उसको शिफ्ट कर देंगे, जहाँ पे प्रोसेस ए और सी पहले से रन कर रहे थे तो उनको ऊपर प्रायोरिटी देंगे और प्रोसेस ई को बाकी बचे हुए मेमोरी सेल्स में एडजस्ट कर देंगे। अब मेन मेमोरी में आपकी फिजिकल मेमोरी मेन मेमोरी में वो वैसे ही स्प्लिटेड फॉर्म में है, जबकि लॉजिकल मेमोरी के थ्रू हमने उसे एक रिफाइंड फॉर्म में कर दिया। अब ये तो मेमोरी के जो थे पेजिंग के बाकायदा एक टेक्निक थी कि ये कैसे इसको सॉल्व करता है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि ये इसका डेटा सेव कैसे करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो होता है वो लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर यूज़ करता है बाकायदा, जिसे पेज टेबल कहा जाता है। पेज टेबल हेल्प्स कन्वर्टिंग CPU जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेसेस। कैसे? इस तरह के इसके इंडेक्स में प्रोसेसेस लिखे होते हैं, प्रोसेसेस के नंबर लिखे होते हैं और इसके बॉक्स में मेन मेमोरी के यानी कि जो आपकी फिजिकल मेमोरी है उसके अंदर जो फ्रेम साइज प्रोसेस का स्टोर हुआ है वो एडजस्ट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि हर प्रोसेस का अपना एक पेज टेबल होता है और ये पेज टेबल कहाँ स्टोर होता है? ये भी प्रोसेस के बाद मेमोरी में ही स्टोर होता है। अब बिल फर्ज यहाँ पे प्रोसेस ए और प्रोसेस सी 4 KB के हैं, तो इट मीन्स इनका टेबल भी उतने ही साइज का बनेगा, ऑलमोस्ट 4 KB का होगा। प्रोसेस ई 8 KB का है तो इसका पेज टेबल 8 KB का ही बनेगा और ये जाके उन प्रोसेस के एंड पे स्टोर होगा, यानी कि प्रोसेस ए का पेज टेबल उसके एंड होने के बाद स्टोर हुआ होगा, प्रोसेस सी का उसके प्रोसेस स्टोर होने के बाद सेव होगा और प्रोसेस ई का भी ऐसे ही एंड पे सेव होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट काबिल गौर है कि जब हम एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बनाते हैं, जब रैम उसे नंबर एक्सेस कर रही होती है, उसे इंडेक्स एक्सेस कर रही होती है, तो वहाँ पे 0 और 1 हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए छोड़ा जाता है और ये फ्रेम्स जो हैं हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि मेन मेमोरी का जब भी डेटा स्टोर पेज में जाके होगा पेज टेबल में, तो वो फ्रेम नंबर 2 के नाम से सेव होगा और उसके बाद कंटिन्यूसली काउंटिंग आती जाएगी। अब यहाँ से मैं ट्रांसलेटिंग वर्चुअल एड्रेस को एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पे होता ये है कि CPU कमांड करता है, वो देता है एक आपको लोकेशन और एक ऑफसेट। लोकेशन मीन्स कि पेज टेबल ये वाला, पेज प्रोसेस ये वाला, और उसमें से मुझे कोई भी डाटा, वो बाइट भी हो सकता है, वो वर्ड भी हो सकता है, वो कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, ये फेच कर दिया जाए फिजिकल मेमोरी से। अब चूंकि ये सारा जो एड्रेस है ये भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा, तो ये स्टोर होता है एक रजिस्टर पे और उस रजिस्टर को कहते हैं पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर।
बेसिकली ये रजिस्टर CPU और पेज टेबल के दरमियान में रन कर रहा होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि CPU को सारा डाटा फेच करके ला के दे जो पेज टेबल हैंडल कर रहा है। अब ये पेज टेबल के पास जाता है, वहाँ से फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस का नंबर देके या प्रोसेस का नंबर देखकर जाता है फिजिकल एड्रेस के पास और वहाँ से फ्रेम नंबर देखकर जो भी डेटा रिक्वायर्ड होता है वो ऑफसेट में ऐड करता है। अगेन ऑफसेट में किसी भी फॉर्म का डेटा आ सकता है, वो कोई बाइट भी हो सकता है, वो कोई स्पेस भी अकर हो सकती है, वो किसी का किस्म का कैरेक्टर नंबर कुछ भी हो सकता है। वो वहाँ से उस पूरे डेटा को फैच करता है और CPU को दे देता है और प्रोसेस पूरा बहुत स्मूथली रन हो जाता है और CPU को भी कहीं कोई हिंड्रेंस नहीं आती। तो बेसिकली ये बहुत एक यूज़र फ्रेंडली टेक्निक थी जिसके थ्रू CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ की गई थी। अब जहाँ पे हम इसके एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं वहाँ इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो हम उनको भी पैरेलल लेकर चलते हैं। अब एडवांटेजेस का सबसे पहला यही है कि ये मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम एज अ CPU साइड ये बहुत इजी है, लेकिन जब हम इसे ह्यूमन साइड पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत कम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कॉज नहीं होने देता, लेकिन अगर ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रोक रहा है या उसके खिलाफ काम कर रहा है तो जाहिर है ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के लिए तो प्रिपेयर नहीं है, तो ये भी इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसका तीसरा ये है कि स्वैपिंग जो है वो पेज साइज़ और फ्रेम साइज़ में आराम से हो सकती है क्योंकि वो इक्वल साइजेस होते हैं, इसलिए स्वैपिंग करना या स्प्लिट करना ये दोनों काम करना बहुत आसान है। और हमने अपनी एग्जांपल में भी ये चीज़ देखी कि जितनी दफ़ा भी स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ी बड़े आराम से फिजिकल मेमोरी से लॉजिकल मेमोरी में ये काम हो गया। इसका डिसएडवांटेज एक ये भी है कि जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक पेज टेबल का साइज़ भी उतना ही होता है जितना एक प्रोसेस का साइज़ होता है। तो जितना बड़ा प्रोसेस होगा उतना बड़ा पेज टेबल होगा और ये जाके स्टोर होगा मेन मेमोरी में ही, जहाँ एक प्रोसेस एंड हो रहा है उसी प्रोसेस का पेज टेबल उसके आगे स्टोर हुआ होगा और इसने डेटा भी सारा स्टोर किया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टोर की होती है इसने फ्रेम नंबर स्टोर किया होता है, तो ये एडिशनल मेमोरी कंज्यूम कर रहा होता है जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेमोरी के लिए। सो यहाँ से एक और चीज़ निकलती है कि जब मेमोरी ओवरफ्लो हो जाती है तो क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि हर प्रोसेस के लिए मेमोरी स्पेस एक रखी जाती है बफर्स में, जिसको वो वहीं अकोमोडेट करता है। अब ऐसा डेटा आ जाए या ऐसी रिक्वेस्ट आ जाए जिसको बफर अकोमोडेट नहीं कर सकता और मेमोरी ओवरलोड हो जाती है उससे, तो बाकी का जितना भी डेटा आगे आ रहा है, जितने भी प्रोसेसेस आ रहे हैं वो सब अनसैनिटाइज्ड गुजरेंगे, यानी उनकी कोई भी चेक नहीं हो रहा होगा। उससे फ़ायदा होता है हैकर्स को, और हैकर्स बेसिकली इस टेक्निक को यूज़ करके डिनायल ऑफ सर्विसेज या टॉस अटैक इस तरह के अटैक्स करके सिस्टम्स को या आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे डील करने का तरीका ये है कि किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस या फायरवॉल इंस्टॉल की जाए और उसे ऑटो अपडेट पे लगा दिया जाए, ताकि जैसे जैसे वो अपडेट हो वो मज़ीद एफिशिएंट वे में इन अटैक्स के अगेंस्ट काम कर सके।